अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट या रिबा के ऊपर। बहुत कंफ्यूजन होती है, मुसलमान बहुत गिल्ट में रहते हैं कि जी घर खरीदा, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, गाड़ी खरीदी, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट हराम है। जो भाई हमारे बैंक में नौकरियां करते हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं लेकिन इस गिल्ट के अंदर रहते हैं कि ये नौकरी ठीक नहीं है, तो और इस गिल्ट की वजह से जहनी परेशानी का शिकार रहते हैं। तो आज हम इस बात का तजिया करेंगे कि क्या वाकई जो बैंक इंटरेस्ट है वो हराम है या नहीं। लेकिन बैंक इंटरेस्ट पे जाने से पहले हमें रिबा के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करनी है कि रिबा क्या है। सबसे पहली बात, कर्ज जब भी कोई लेता है तो इस्लाम में जो कर्ज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने कर्ज लिया तो आपने किसी पे एहसान किया, अगर कर्ज आपने दिया है। अब कर्ज कोई खुशी से नहीं लेता है, उसकी मजबूरी होती है, उसकी कोई माली परेशानी होती है, इसकी वजह से कर्ज लेना होता है। तो कर्ज जब लिया जाता है तो आप अफजल यही है, बेहतर यही है कि जो प्रिंसिपल रकम यानी कि जो वो ले वही रकम वो आप वो वापस कर दें, आप उससे कोई ज़ायद तकाजा ना करें। कर्ज पे मनफत जो है वो गलत है और वो हराम है। अच्छा, ये बात यहाँ पर हो गई और इसका सूरह रूम, सूरह इमरान और सूरह बकरा में जिक्र है। सूरह बकरा में तो एकदम डिटेल के साथ इसका जिक्र है, लेकिन सूरह बकरा में जहाँ पर बहुत तफसील के साथ इसका जिक्र है वहाँ पे लफ्ज़ मुक्किल इस्तेमाल हुआ है। मुक्किल का जो लफ्ज़ी मतलब है वो सूद देने वाला नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसलेशन में गलती होती है, वो समझा जाता है कि सूद देने वाला, उसका मतलब सूद देने वाला नहीं है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, महाजन जो होता है, महाजन सूद कर्ज देता है, कर्ज पे सूद का तकाजा करता है और वो लेता है। लेकिन वो महाजन अकेला नहीं होता, महाजन के साथ उसके मुंशी होते हैं, उसके गवाह होते हैं, जो मतलब जैसे शाहिद कहा जाता है कि वो सारा विटनेस नोट करते हैं। और फिर जिन्हें हम कहते हैं रिकवरी एजेंट्स, वो लोग होते हैं जो फिर लोगों के गर्दन पे भी पैर के पैसा निकलवाते हैं, जिनका काम होता है रिकवरी करना। फिर वो लोग होते हैं जो कि उस महाजन की मार्केटिंग करते हैं, कि लोगों को बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उन एरियाज में वहाँ जहाँ लोग मजबूर होते हैं, वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप सूद ले सकते हैं, आप कर्जा ले सकते हैं, तो आपको इतने सूद पे आपको आसानी से कर्जा मिल जाएगा। सो मतलब यू कैन से द मार्केटियर्स जो उस महाजन के बेस पे उसकी आउटरीच कैंपेन उसकी रन करते हैं। ये जो लोग हैं इन्हें आप मुवक्किल कह सकते हैं, दोज हु फैसिलिटेट द महाजन इन चार्जिंग इंटरेस्ट। और वो है कि ये पैसे पे आपने मुनाफा कमाया और ये सरासर हराम है, इसकी कोई मवाद नहीं है, इसमें बिल्कुल दीन वाज़ेह है, बिल्कुल इसमें क्लियर है। इसी सूरह बकरा की तशरीह जो है वो आपको हदीस में मिलती है और मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन वो एक ही रिवायत है, उसे मुख्तलिफ सहाबा ने कोट किया है। तो यहाँ पर हम सही मुस्लिम 1598 का हवाला देंगे जहाँ पर बड़ी तफसील से जिक्र हुआ है और यही रिवायत जो है ये मुख्तलिफ सहाबी से मुख्तलिफ किताबों में ये कोट हुई है। यहाँ पर भी मुवक्किल का लफ्ज़ आया है, तो मुवक्किल का लफ्ज़ जैसे मैंने समझा दिया कि इसका मतलब सूद देने वाला नहीं। तो अगर आपने किसी महाजन से भी कर्जा लिया है और आप उस पर सूद दे रहे हैं तो आप गुनहगार नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसके घर चोरी हो गई तो उसे भी मुजरिम कह देंगे कि उसके घर चोरी क्यों हुई है। वो तो शौक से तो वो सूद नहीं दे रहा, उसकी तो मजबूरी है, उससे तकाजा किया जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला मुनसिफ है, अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता कि एक मजबूर शख्स को अल्लाह ताला गुनाह के कटेरे में लाके नहीं खड़ा करेगा। उसने कोई शौक से कर्ज नहीं लिया, उसकी मजबूरी थी। हाँ, जो ले रहा है उसकी जो है उसका हिसाब किताब बिल्कुल होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि कर्ज लेट से आपने अगर 100 रुपया किसी को कर्ज दिया और वो आपको 1 साल बाद 100 रुपये लौटाता है, तो क्या इस 100 रुपये की वही वैल्यू है जो 1 साल पहले थी? इसका जवाब आप सबको पता है। आजकल के जैसे इन्फ्लेशनरी हालात हैं, एक 5वीं जमात का बच्चा भी बता देगा कि उस 100 रुपये की वैल्यू नहीं रहेगी।
इसे किस तरह देखा जा सकता है कि 100 रुपए किलो टमाटर, तो आपने उसे टमाटर कर्ज में दिया और आपने कहा कि 1 साल बाद आप मुझे टमाटर ही वापस करेंगे 1 किलो। तो 1 किलो टमाटर जब आप वापस करने जाएंगे तो आप 110 रुपए का टमाटर खरीदेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं। तो असल में आपने 110 रुपए वापस किए। वापस आपने टमाटर किया, 1 किलो टमाटर आपने लिया, 1 किलो टमाटर आपने वापस किया, लेकिन पैसे आपने 100 रुपए लिए थे और वापस आप 110 रुपए कर रहे हैं। तो ये 10 रुपए क्या इंटरेस्ट है? अगर आप इसे आम फहम ट्रांसलेशन में देखें तो वो तो कह देंगे कि नहीं जी हराम है, ये 10 रुपए आप ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर 10 रुपए आप नहीं ले सकते तो ये तो नुकसान हो गया आपको। आपने असल में 90 रुपए लिए। अब यहां पर एक चीज को समझना है, जो बात मैंने पहले की थी कि इस्लाम में कर्ज का मामला एक एहसान का मामला है कि एक मुसलमान भाई जब अपने किसी भाई को कर्ज देता है तो ज़ाहिर है जिसे कर्ज देता है उसकी माली हालत इतनी नहीं होती, इसलिए उस पर एहसान किया जाए, उससे कहा जाए कि नहीं ठीक है तुम दे सको तो तुम मुझे बस प्रिंसिपल ही वापस कर देना। वो और मामला है, अगर आप छोड़ दें तो और मामला है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं ठीक है मैं आपको कर्ज दे रहा हूं लेकिन आपने मुझे जो मैंने दिया है वही वापस करना है, आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहे, तो तब भी वो आपको जायद ही वापस कर रहा है, क्योंकि उस जायद की वैल्यू असल में वही हो गई है जो प्रिंसिपल उसने पहले दी हुई थी। तो ये इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन अमाउंट। और यहीं पर हमारे जो उलेमा है वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब आ जाते हैं बैंक पे। इनफरादी मामला आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। बैंक इज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। बैंक कोई सदका खैरात या चैरिटी का इदारा नहीं है, बैंक बिजनेस कर रहा है। एंड इन द लास्ट 200 years बैंक हैज प्लेड एन इनक्रेडिबल रोल इन शिपिंग अप द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। बैंक्स ने मईशत का पहिया चलाया है, बैंक इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, बैंक से बहुत काम हुए हैं जो सरकार अपने वसाइल से नहीं कर सकती थी। मिसाल के तौर पे बैंक जो है वो जो डिपॉजिट्स लेती है लोगों से, 100 लोगों से डिपॉजिट्स लिए, उनके पैसे जमा किए, वो पैसे फिर बैंक ने कहीं इन्वेस्ट किए, किसी प्रोजेक्ट में लगाए, जहां प्रोजेक्ट में लगाए वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बिजनेस जनरेट हुआ, मईशत का पहिया चला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैंक्स हैव गॉट ह्यूज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है which is a significant contributor, rather the principal contributor to your economy all across the world. इसे आप कहीं पर डिनाई नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं बैंक जब कर्जा देता है तो इसकी क्या सूरत हाल बनती है। अब बैंक जो कर्जा देता है उसमें एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें, कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग ये होती है कि जाहिर है बैंक ने चलना भी तो है, उसने अपने स्टाफ की तनख्वाह देनी है, उसने अपने बिल्डिंग का किराया देना है, उसने अपने और खर्चे निकालने हैं, तो वो खर्चा कहाँ से लाएगा। अगर बैंक आपको 100 रुपए दे और 100 रुपए आप उसे वापस कर दें, पहली बात कि इन्फ्लेशन, आपने 100 रुपए बैंक ने आपको आज दिए, आप 5 साल बाद 100 रुपए वापस करेंगे तो बैंक के लिए तो वो 70 रुपए भी नहीं होंगे, और बैंक इस दौरान फिर गुजारा कैसे करेगा। बैंक नीड्स टू चार्ज एन अमाउंट बिकॉज बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंक आपको फैसिलिटेट कर रहा है ये जानने में कि मतलब आपको फैसिलिटेट कर रहा है बैंक आपकी जो भी आपके मकासद हैं उसके हुसूल में। तो यहां पर बैंक नीड्स टू सर्वाइव, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया कॉस्ट ऑफ बोरिंग। सेकंड, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा हायर परचेज एग्रीमेंट का। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक घर लेना है, घर की कीमत आज है 1 लाख रुपए, ठीक है। बैंक ने ये 1 लाख रुपए देके ये घर खरीद दिया और इस घर में आपने रहना शुरू कर दिया, और एग्रीमेंट हुआ 5 साल का कि 5 साल में आप बैंक को ये रुपया वापस करेंगे। अब अगर 5 साल में आप बैंक को 1 लाख रुपया वापस करते हैं तो क्या उस 1 लाख की 5 साल में वही कीमत होगी? ऐसा तो नहीं है। फॉर सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल बाद घर की कीमत 3 लाख हो जाती है। तो बैंक आज के दिन ये एक एज्यूम करता है
कि ये इसकी कीमत 5 साल बाद 3 लाख होगी। ये एजम्पशन किस पे होती है, इसके बहुत फॉर्मूले होते हैं कि आपका ईयरली इन्फ्लेशन कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कितनी है, एसेट वैल्यूएशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी हो, घर हो, ये देख के बैंक एक फिगर, एक अमाउंट डिटरमिन कर लेता है कि जी 5 साल बाद इसकी कीमत ये होगी। अब बैंक ने आपसे वो कीमत रिकवर करनी है जो उसकी 5 साल बाद कीमत होगी जब आप उसके मालिक बनेंगे। आप आज तो घर आपने ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन आप आज मालिक नहीं है बैंक के। तो बैंक ने क्या कहा, बैंक ने कहा कि ठीक है जी, इसकी 5 साल बाद 3 लाख इसकी कीमत होगी, तो इसे हम 60 महीने पर डिवाइड कर देते हैं और पर मंथ आप 5,000 रुपए देंगे। अब इस 5,000 रुपए में बैंक 3,000 जो है वो इंस्टॉलमेंट ले लेता है। ये इंस्टॉलमेंट है जो इसकी अमाउंट जो बैंक ने दी है ये आप किस्तों में आप दे रहे हैं, और 2,000 किराया ले लेता है कि आप इस घर में रह रहे हैं, अभी तक आपकी मलकियत नहीं है लेकिन आप घर में रह रहे हैं। अब अगर आप किसी घर में आपकी मलकियत नहीं है तो आप उसका किराया ही देंगे ना, मुफ्त में तो नहीं रह रहे होंगे। तो बैंक ने जो अमाउंट आपसे ली उसे आप बैंक ने डिवाइड कर दिया कि पार्ट ऑफ इट इज इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन यू हैव बोरोड एंड पार्ट ऑफ इट इज द रेंट दैट यू आर पेइंग टू अवेल द प्रॉपर्टी। अब यहां पे ये चीज डिटरमिन कौन करेगा कि ये किराया कितना होगा। यहां पर फिर चीज आ जाती है कि ये जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, जो आपका अगर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें तो काइबोर, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट जिसे कहते हैं, जो स्टेट बैंक डिटरमिन करता है डेली बेसिस पे, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसे COLA कोला भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मईशत की ओवरऑल पूरी सूरत हाल क्या होती है, बेतहाशा दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जिनकी बेस पे बैंक डिटरमिन करता है कि ये अमाउंट बनती है और ये आपको बताती जाती है। ये अमाउंट जो है ये कहीं से भी रिबा नहीं है, इस चीज को आपने समझना होगा, क्योंकि रिबा जो होता है वो पैसे पे मनफत का मुतालबा है, यानी कर्ज दिया उस पे। यहां पर बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए, बैंक ने आपको एक एसेट दिया है, प्रॉपर्टी दी है, घर दिया है, आप उसमें रह रहे हैं, आप उसका किराया भी दे रहे हैं और साथ में इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हैं। इतनी सी बात है, इसमें कोई सूद लेना इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, इन चीजों को टेक्निकली थोड़ा ठीक करना है, और जाहिर है ये चीजें बहुत मतलब इन पे ये इज्तिहादी मामलात हैं, इन पे मजीद डिबेट की जरूरत है ताकि ये मजीद क्लैरिटी के साथ ये चीजें सामने आए। इसमें मिसाल के तौर पे आज हम पाकिस्तानी रुपया जो है दिस इज पेग्ड अगेंस्ट डॉलर, तो डॉलर तो खुद इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग पे या इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी पे चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रुपया है वो भी इंटरेस्ट बेसिस पे चल रहा है। अभी आपके जेब में जो पाकिस्तानी करेंसी पड़ी हुई है ये है ही सारी इंटरेस्ट बेस्ड मनी, तो आप क्या कहेंगे, सब हराम हो गई। इसका अब हल जो है वो भी निकल सकता है, हल इस तरह निकल सकता है कि जिस तरह यूरोप ने एक कंबाइंड करेंसी यूरो बनाई, इस तरह उम्मत मुस्लिमा के पास ऑयल है, गोल्ड है, आप ऑयल और गोल्ड पे पैक करके आप एक करेंसी बना दें जो करेंसी अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल यूज हो सके। और ये एक तजवीज़ आई भी थी एक मलेशियन बैंकर थी मिस बेटी उनकी तरफ से, लेकिन इससे फिर बहुत तकवीत नहीं मिली कि आप गोल्ड और ऑयल के ऊपर बेस करके आप एक करेंसी बना दें और वो एक स्टेबल करेंसी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है डॉलर, उसके बाद फिएट मनी यानी कि पेपर करेंसी, जिसकी वजह से ये सारे इन्फ्लेशन के इतने इश्यूज होते हैं। अब ये बहुत डिटेल्ड फाइनेंशियल डिस्कशन है जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको सिर्फ आसानी के लिए समझाना चाहता हूँ ताकि आप इस गिल्ट में मुबतला ना रहें कि बैंक इंटरेस्ट जो है ये भी रिबा ही है। बैंक इंटरेस्ट इज नॉट रिबा। इसकी कुछ शक्लें हैं, डेरिवेटिव्स हैं, वो आपने देखनी है। ये जो मैंने आपको मिसाल दी बिल्कुल सादी सी मिसाल है कि आप जब आपने कोई चीज़ ली, घर लिया, गाड़ी ली, इस पे जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये आप सूद नहीं दे रहे हैं, ये आप किराया प्लस इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। और इसे मलेशिया में तो हायर परचेज एग्रीमेंट के नाम से ही इसे फ्लोट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस चीज़ पे वो आ जाएं, तो इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं होगी कि अगर यहाँ पे इन चीज़ों को हम थोड़ा रिविजिट कर लें और हायर परचेज एग्रीमेंट पे हम इन चीज़ों को ले आए।
वैसे भी इन पे मजीद मालूमात के लिए आप अकरम खान की बुक पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इस्लामिक बैंकिंग। ही वॉज द डिप्टी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़े इस्लामिक फाइनेंस के स्कॉलर हैं। इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में, बैंक इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने जो अपनी राय दी है वो आप सुन सकते हैं। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें आमतौर पे कितना बड़ा मुगालता रहा है कि हम रिबा को, बैंक इंटरेस्ट को हम रिबा समझते रहे और बिला वजह अपने आप को एक तकलीफ में रखा और हम इसमें हम पड़े रहे। एक और बड़ी मज़े की मिसाल इसमें से बस बात ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह जब रेडियो, टीवी, लाउड स्पीकर, हवाई जहाज़ आए थे तो सब पे फतवे लग गए थे कि सब हराम है। आज इनमें से कोई भी हराम नहीं है। इसी तरह बैंक और बैंक के कारोबार को समझने में हमारे लोगों से मुगालता हुआ है। कॉम्प्लेक्स एंड इवन सिंपल फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और उन्होंने बस मक्खी पे मक्खी मारी और सीधा सीधा कह दिया हराम है बगैर इसकी तफसील में गए। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स हैं, आप खुद भी इसको मुताला कर सकते हैं, बैंकिंग इंटरेस्ट इज नॉट हराम बिकॉज बैंकिंग इंटरेस्ट इज नॉट रिबा। हाँ, इससे मजीद बेहतर किस तरह किया जा सकता है, इस पर बात, ये इज्तिहादी अमल है, इज्तिहादी अमल जारी सारी रहता है, रहना चाहिए और क़यामत तक रहेगा। ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव, यू शुड इम्प्रूव। इट इज़ जस्ट लाइक कि हमने जो डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये भी हमने वैसे लिया है कि नेशनल असेंबली होती है, सेनेट होता है, लॉज होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सब ने वहीं से लिया है। अब हमें इसमें अपने मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी तरह ये एक इट्स अ वंडरफुल टूल जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें अब अपने मुताबिक, ताकि ये इससे लोगों का इस्तेसाल ना हो, ये समझने के लिए इस पर मजीद इस्तेहाल, मजीद डिबेट की ज़रूरत है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको समझा दिया। मसला।